हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BHI C-132 यूनिट 2। इससे पहले हम यूनिट 1 कर चुके हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें से लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट होती है वो किसी भी एग्ज़ाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से करना, इन दोनों वीडियोज़ को। अगर किसी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। और इसमें जो है हम गुप्ता साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, उन सब के बारे में जानेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम इस यूनिट को शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे। और इसको आपको, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है और आपको इसमें कैसे लिखना, कैसे क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड अगली जो कोई भी यूनिट बनाऊंगा या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उसको मिस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपनी जो है कोई भी कोड है उसकी आप ऑनलाइन क्लास यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है यूनिट 2 अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजशास्त्र व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के ऊपर। तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका उद्देश्य है हम गुप्तकालीन जो शासन है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। उस टाइम कृषि कैसी थी, शिल्प उत्पादन कैसे होता था, व्यापार या बिजनेस कैसे होता था, उन सब की जानकारी, लोगों की आर्थिक और सामाजिक हालत क्या थी, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें पहली से जो यूनिट है हमने उसके बारे में पहले राजनीतिक उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी उसके बारे में हमने अच्छे से समझा। अब हम पढ़ेंगे कि उसके समय आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्या क्या विशेषताएं हमें मिली है, जो हमारे पास स्रोत हैं, जो अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं और धातु में की जो तस्तरी है, मिट्टी के मोहरे वगैरह जो हमें मिली है, उनसे हमें जो जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लिखेंगे। और उस टाइम के जो यात्री थे, जैसे चीनी यात्री आए, फयान आया और उन्होंने जो रचनाएं लिखी उस टाइम पे, तो उससे उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कैसे, या उस टाइम पे जो साहित्य लिखे हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, राजा कैसे होते थे, प्रशासन कैसे चलता था, आर्थिक गतिविधि कैसे चलती थी। तो ये हम बात करेंगे। इसके बाद ये यूनिट है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन कैसे होता था। तो सभी को पता है कि गुप्त राजा जो होता है सभी का हेड होता था उस टाइम पे। और गुप्त राजा जो है सामंतों के माध्यम से शासन करते थे। सामंतों मतलब छोटे छोटे एरिया को उनका एक हेड बना देते थे, खुद जो है सभी को कंट्रोल करते थे। तो सामंतों के माध्यम से ऐसे ऊपर वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे। हर लोगों के पीछे नहीं घूम सकते। एक छोटे से एरिया का कोई सरदार बना दिया, सामंत बना दिया, दूसरे एरिया का कोई सामंत बना दिया, उनसे जो है राजस्व इकट्ठा करते थे और उन्हीं को जो है कंट्रोल करते थे। उन्हीं को अपने जो है रिटिन में लिख के देते थे, तुम्हें ये करना वो करना। अगर वो कुछ आनाकानी करता था तो उसको चेंज कर देते थे। इस तरीके से होते थे। तो राजा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। वो मुख्य आधार था, वो प्रशासन का सबसे मेन हेड वही था और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की उसके अंदर सब कुछ काबिलियत थी। वो अपने आप को भारी भारी उपाधियाँ दे के रहता था, जैसे परम भट्टारक कोई राजा, कोई परम दैवत, चक्रवर्ती, परमेश्वर, ये सब राजाओं को उपाधि दी जाती थी उस टाइम पे। और वो खुद बहुत सारी उपाधि लेके रखते थे। जैसे समुद्रगुप्त है, वो प्राग प्रशस्ति में जो उदाहरण है, प्राग प्रशस्ति इसको ध्यान करके रखना। प्राग प्रशस्ति जो है जो समुद्रगुप्त है या जो गुप्त शासन वाले हैं उनके टाइम पे लिखे गए, उनके एक अधिकारी के द्वारा वर्णन है, एक बुक है जिससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। तो उसमें जो वर्णन हुआ है तो उसको क्या बोलते थे, समुद्रगुप्त कहाँ हुए, धन कुबेर, धनंदा, वारुण, ठीक है, इंद्र, देवताओं तक के नाम उनको दिए हुए थे, देवी देवताओं के राजाओं को। ठीक है। तो उसके बारे में लिखता था कि विश्व के दूसरा कोई विरोधी शक्ति नहीं था उसके बराबर। बहुत सारे ग्रंथों में उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है गुप्ता शासक के बारे में कि वो देव के तुल्य थे। ठीक है। तो कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में बताया गया था कि स्कंदगुप्त या उस टाइम पे जो शिलालेख मिले हुए हमें, तो उसमें जो है पृथ्वी के उसके जैसा कोई विजेता नहीं है, वो बहुत दयालु है, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं था, कोई घमंड नहीं था और उसकी ख्याति जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। कुमारगुप्त के बारे में लिखते हैं कि धर्म के सत्य के मार्ग का वो अनुसरण करते थे। ठीक है। उसमें कोई सर्वोच्च शक्ति उसमें थी। तो उस टाइम के जो लेखक भी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उसके बारे में बहुत
बढ़ा चढ़ा के लिखते थे और उनकी सारा गुणगान जो है वो करते थे, और वो अपने धर्म के अनुरूप जो है काम करना चाहते थे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते थे। तो इन चीज़ों को आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप कोई चीज़ जो है वर्ड याद नहीं रख पाते तो उसको स्किप करके उसकी एज ए स्टोरी आपको लिख देना है, पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद राजा का कर्तव्य था कि वो जो है शांति बनाए रखे। अगर कोई ठीक है, और उनकी जो स्कंदगुप्त था उसकी दक्षिण के राजाओं के प्रति अलग नीति थी और उत्तर के राजाओं के प्रति काफ़ी दूरदर्शिता थी। जो अगर कोई आक्रमण करता था तो उससे जो है लोगों की हिफाजत करना था, और जो सेना का नेतृत्व करता था वो राजा करता था। जैसे समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गया, वो अभियानों में, सैनिक अभियानों में भी जाते थे, लड़ाई वगैरह में। राजा जो होता ब्राह्मण, आश्रमों सभी की सुरक्षा प्रदान करता था। विद्वानों और धार्मिक जो लोग थे उनको आश्रय देता था, उनको सहायता भी देता था, और वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। फिर नीचे लेवल पे भी छोटे छोटे कुछ धार्मिक नियमों के आधार पर, रीतियों के आधार पर क्या है उनका न्याय देते थे। कुछ अधिकारी डिटेल किए हुए थे उन्होंने, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, जैसे अभी होता है सेंट्रल, और प्रांतीय मतलब जो छोटे छोटे स्टेटों में थोड़ा जो दूर फैले हुए हैं वहाँ के जो नियुक्त किए हुए हैं उनमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। जो प्राग षष्ठी मैंने बताया था, इसको तो याद रख लेना, वो एक उस टाइम की बुक है जिसमें गुप्त शासकों के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें गुप्त वर्ण के बारे में क्या है, उसने विशेष टाइप के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल में, और उत्तराधिकारियों को मनोनीत करते थे। जो राजा थे अब उनकी एज हो जाती थी तो अपने उत्तराधिकारी को वो बोलते थे कि ये आज के बाद राजा, इस तरीके से। तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं, और सामंतीय उस टाइम का सिस्टम था, स्वीकार कर लिया था राजाओं। प्रशासन में कोई भी हस्तक्षेप, गुप्त जो राजाओं ने इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उस टाइम पे मंत्री या दूसरे अधिकारीगण कैसे होते थे, 2-3 मंत्री या अधिकारियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई उस टाइम पे ऐसे मंत्री होते थे, ऐसे अधिकारी होते थे। अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट सूचना नहीं मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा होते थे, उनके कुछ मंत्री भी होते थे और अधिकारी भी कुछ लिखित संदेश जो है जारी करते थे अधिकारी, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, मंत्री पद का पैतृक था, कुछ बाप मंत्री है उसके बेटे को मंत्री बना दिया जाता था कुछ टाइम पे। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे सूचना मिली है कि वीरसेन को जो है ना, वो जो मंत्री है वो पैतृक अधिकार के रूप में मिली है। समझ में आया? कोई मंत्री है, उसी का लड़का दोबारा फिर मंत्री जो है वो बन जाता था। और राजा के अंदर बहुत शक्ति थी, नीति थी। न्यायिक मामले वो खुद करता था, और कुछ अधिकारी उसने न्यायाधीश, महादंड नायक उसको बोलते थे, नाम का एक अधिकारी था, वो भी नियुक्त किया होता है। और जो स्टेट है, प्रांत है, उसमें उपारिका, और जो जिला है उसमें विषयपतियों द्वारा जो है न्याय दिया जाता था, जैसे जज वाला जो काम है। और गांव में जो मामूली चीज़ थे वो मुखिया करते थे, बुजुर्ग लोग जो है उनका डिसीजन देते थे कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है। तो चीनी यात्री जो फहयान आया है उसने जो अपने मृत्युदंड जो है बोला उस टाइम पे बिल्कुल नहीं दिया जाता था, उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप एज ए कहानी बना के एग्जाम में लिखना है, और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हाँ गुप्ता के शासनकाल में कैसे होता था। यार हम इन वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत करते, प्लीज़ यार लाइक तो कम से कम करो, हमें भी पता चले कि कुछ लोग लाइक करते हैं, है कि नहीं। प्लीज़ यार कंजूसी मत करो, आप हमारे दोस्त हो। तो कुछ अन्य भी बड़े अधिकारी होते थे, जैसे महाप्रतिहार जो महल की रक्षा करने वाला होता था, उच्च अधिकारी होता सबसे बड़ा। उसके बाद प्रतिहार होता था, जो शाही लोगों का जो उपस्थित होने की अनुमति देता था, उसको बोलते थे, ठीक है। गुप्तचर प्रणाली पहले से ही थी, सीक्रेट एजेंसीज, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भूमिदान से संबंधित अभिलेख भी होते थे। पहले ब्राह्मणों को जो है भूमि दान में दी जाती थी, उस दान को लागू करना उसका काम था। दूतक नाम का क्या होता, एक अधिकारी होता था। कौन होता था? अधिकारी होता था, और दूतक नाम का ये कि जो ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि है वो उसको मिल गई है कि नहीं मिल गई है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम सेना के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे सेना कैसे होती थी। तो बहुत बड़ी सेना उनके पास होती थी, बड़ी सेना, ठीक है। तो उसका नेतृत्व राजा खुद करता था। ये जो है संधि विग्रही का जब लड़ाई होती थी तो बीच में संधि कराने के लिए एक मंत्री होता था जिसको बोलते थे संधि विग्रही का। तो वो अधिकारी होता था, वो अभिलेख भी बनाते थे। बहुत से जो अभिलेख है
महाबल अधिकृता का उपयोग किया जाता था, उच्च अधिकारी। उसमें हाथियों का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे पिलुपति, अशुपति। घोड़ों का जो प्रमुख होता था पशुपति। पैदल सेना का जो हेड होता था नरपति। तो इस तरीके से अधिकारी गण के कार्य डिसाइडेड थे। और सेना को उस टाइम पे नकद वेतन दिया जाता था और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए हुए थे उन्होंने। और भंडार गृह में अभिसार होता था। रण भंडारी का नाम के से एक होता था जो भंडार गृह का जो देखरेख करता था और सेना को जो हथियारों की आपूर्ति करता था, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, कुदार, बर्छिया, भूले, ये सब जो सेना को जो हथियार देने वाला काम था वो रण भंडारी का जैसे अधिकारी करते थे। तो वहाँ पे जो कर कैसे इकट्ठा करते थे, टैक्स कैसे इकट्ठा करते थे, उस टाइम पे राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसमें लिखना है कि जुर्माने के तौर पे भी तो सबसे बड़ी आमदनी होती थी उस टाइम पे। समुद्रगुप्त के समय में एक अधिकारी का नाम था गोपासरमीण। ये का नाम काफ़ी हार्ड है, तो अब एज सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि उस टाइम पे कुछ गोपनीय अधिकारी भी होते थे। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है उनको जो है दंड देते थे, उनके ऊपर डबल जो है कई गुना जो है टैक्स लगा देते थे। और सुरक्षा, उनके जो बिजनेसमैन थे उनको सुरक्षा भी दी जाती थी कर्मचारियों को, ठीक है। और शाही देनदारी हर किसी से वसूल की जाती थी। कृषि में कितना लाभ हुआ सबका अवधारणा की जाती थी। कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है तो उससे जुर्माना वसूल किया जाता था। दूसरा जो उच्च अधिकारी होता था उसका नाम था पुष्टपाल, जो लेखा जोखा मेंटेन करता था, ठीक है। वो सो है भूमि कितनी है, कितनी अच्छी भूमि है, उसका एक नाप की इकाई थी। अलग अलग जगह पे नाप की इकाई जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो भू राजस्व इकट्ठा करता था, ज़मीन का जो टैक्स है वो इकट्ठा करता था। तो नीतिसार, कामंडक नीतिसार में बताया गया है, एक बुक है कामंडक नीतिसार, कि राजा जो है खजाने की उचित देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उसी पे जो है जनता की पूरा सब कुछ जीवन टिका हुआ है। कालिदास ने जो नर स्मृति है उसमें बताया है कि कृषि उत्पाद पे कितना लगता था टैक्स, 1/6। मान लिया 6 क्विंटल कोई धान हुआ या गेहूँ हुआ तो 1 क्विंटल कहाँ पे चला जाएगा, राजा के पास चला जाएगा। इस तरीके से टैक्स व्यवस्था थी गुप्त शासन काल के अंदर, ठीक है। उनके आएंगे अधिकारी और लेके चले जाएंगे। तो ऊपरी कर थे और जो कपड़ा, तेल, इन सब के जो टैक्स थे वो अलग से थे। तो सरकारी जो कुछ व्यापारिक संगठन बनाए हुए थे, अगर वो बिजनेस में कोई आनाकानी कर रहा है, टैक्स अच्छे से नहीं दे रहा तो उसका अधिकार पत्र जो था वो रद्द कर दिया जाता था, ठीक है। अगर उसको दोबारा कुछ रिन्यू कराना है तो 8 गुना ज़्यादा कर देना पड़ता था। कितना? 8 गुना ज़्यादा। तो राजा बेकार करने का अधिकार था, ठीक है। अनेक रूपों में जंगल, शाही भूमि जंगल में जो जंगल थे कुछ राजा ने अपने नाम से शाही भूमि बना के रखी थी, उसमें जो आय होती थी वो राजा की आय मानी जाती थी। और जो कहीं पे भी अगर कोई बहुमूल्य चीज़, भुआ भूषण, सोने के सिक्के या कोई पदार्थ निकलता था तो वो सब, या नमक निर्धारण की जो जगह भी थी तो वो सब राजा के अंडर में थी उसके टाइम पे। तो अब हम बात करेंगे कि प्रांत, जिला और ग्राम में क्या व्यवस्था थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इस कोई अगर हम बोलेंगे राष्ट्र, उस टाइम पे भुक्तियों को ध्यान रखना, भुक्तिया बोला जाता था। राष्ट्र हो या देश हो या छोटा सा एरिया हो तो उसको हम क्या बोलते थे, भुक्तिया में विभाजित किया था। तो छोटी छोटी भुक्तियाँ होती थी, जैसे बंगाल में कौन सी भुक्ति होती थी, पुनर्वर्धन भुक्ति। तो बंगाल का क्षेत्र आता था। त्रिभुक्ति बिहार का क्षेत्र आता था, ठीक है। तो उसमें राजा के द्वारा जो उपारिकों को सीधे सीधे शासन करने के लिए दिया जाता था, वहाँ पे सरदार वगैरह छोड़ दिए जाते थे, उनको बोलते थे उपारिकों। तो उनसे जो शासन कराया जाता था। कुमारगुप्त के टाइम पे जो है मालवा के जो स्थानीय शासन वर्धमान सहायक नियुक्त किया था। सौराष्ट्र में जो है स्कंदगुप्त के द्वारा नियंत्रण करके गवर्नर को नियुक्त किया गया था। तो मतलब अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग राजाओं को क्या करते थे वो लोग, सरदारों को छोड़ देते थे अलग अलग भुक्तियों पे, तो उनको बोलते थे उपारिको, ठीक है। तो जो भुक्ति है विषयों में विभाजित थी, छोटे छोटे जिलों में। जिलों को क्या बोलते थे, विषयों। भुक्ति के बाद क्या हो गया, विषयों। उसमें क्या आयुक्तक नाम का एक अधिकारी होता था,
कहीं कहीं पर विस्पति बोलते थे उसको, ठीक है। वे नियुक्त किए जाते थे। जिला कार्यालय भी होते थे जिसका अधिकरण करके अधिकारी स्थायी बड़े समुदाय, तो अलग अलग जिले में कहीं पे आयुक्त, कहीं पे विषयपति, कहीं पे अधिकरण, कुछ नगर जो होते नगरीय समुदाय होते थे, नगर श्रेष्ठी बोलते थे उनको। कारीगरों का समुदाय अलग होता था, पुस्तपाल अलग होते थे, हर किसी जो छोटे लिखावट कर काम करते थे अलग अलग अधिकारी डिटेल थे। सबसे जो छोटी इकाई थी पूछ लेते हैं उस टाइम पे थी गांव। सबसे छोटी इकाई आज भी गांव ही है। उसका जो मुखिया होता है वो ग्रामपति या ग्राम अध्यक्ष कहते थे, अभिलेखों में इसका मिलता है, ठीक है। तो ग्रामी, कुटुंबी, महत्तर, उप कार्यालय में अनेक प्रतिनिधि बैठे, विभिन्न अवसरों पर गांव के ऊपर के स्तर की कार्य खेतीबाड़ी करने वाले अतिरिक्त गांव समाज के लोग करते थे। कोई बढ़ाईगिरी करता था, कताई, बर्तन, तेल बनाना, सुनारगिरी, बागवानगिरी, ये व्यावसायिक कार्य थे उस टाइम पे कुछ जो कृषि के साथ साथ किए जाते थे। और गांव में अगर आपस में झगड़ा हो जाता था तो जो उनके बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं उनकी सहायता से क्या है, न्याय किया जाता था। तो ये उस टाइम पे गांव की व्यवस्था होगी। तो मैंने जो क्वेश्चन बोला था तो राजस्व कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। राजा के पास क्या क्या शक्ति थी और क्या क्या करते हुए थे, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो कृषि के ऊपर ज़्यादा वहाँ पे बहुत संसाधन का निर्धारण करते थे। उत्पादन समाज के द्वारा दिया जाता था। राजस्व का जो बड़ा भाग है वो कृषि से आता था, ठीक है। कृषि लोगों का व्यवसाय था मुख्य रूप से। जो दस्तकारी है या जो बिजनेस है वो दूसरी चीज़ है, उसमें विशेष व्यवसाय हो चुके थे। दूसरे व्यवसाय भी थे, वे विशेषज्ञ व्यवसाय हो गए थे, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र, नगर, शहर आदि में रहते थे। आर्थिक उत्पादन जो था, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन प्रारंभ हो गए उसमें समाज के अंदर, और गुटों में लोग जो है परिवर्तित हो गए। जो काम करते थे एक गुट, अलग अलग गुट टाइप के उसमें बन गया। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कृषि का तो सभी आप लिख ही दोगे कुछ ना कुछ उसके बारे में। तो पहले से ही कृषि के बेस पे सबसे ज़्यादा वो था, लोगों का विवरण था, सब कुछ लिखा हुआ था किसके क्या, कहाँ पे कौन सी ज़मीन है, किस टाइप की ज़मीन है, उस पर कैसी खेती हो सकती है। तो ज़मीन की जो खेती होती थी उसको क्या बोलते थे, अक्षेत्र। ज़मीन की खेती को क्या बोलते थे, अक्षेत्र। और जो ज़मीन के योग्य नहीं थी उसको बोलते थे खिला, अपरहत, ठीक। ये दोनों याद रखना, जो ज़मीन बोने योग्य थी उसको बोलते थे अक्षेत्र, और जो खराब थी उसको बोलते थे खिला या अपरहत। तो ऐसे संकेत मिले हैं कि खेती की जाने वाली भूमि को लगातार खेती करने से अनार्जन लगाया जाता था। भूमि की पता किया जाता था किस किस्म की भूमि है, उसकी उर्वरता कैसी है, वहाँ पे क्या उसकी उपयोगिता है, ये वर्गीत किया गया था गुप्त काल में। लेकिन ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। नाप की जो इकाई है अलग अलग जगह पे अलग अलग की गई है। और जो कुछ क्षेत्रों में जो भूमि नापते हैं वो निवार्तन प्रणाली से नापते हैं। किससे नापते हैं, निवार्तन प्रणाली से। जो बंगाल में अगर हम नापते हैं तो किससे नापते हैं, भूमि को नापने के कुल्यावाप और द्रोणावाप प्रणालियाँ। तो आपको लिखना है कि जो अलग क्षेत्र में, बिहार में ज़मीन नापने की एक अलग प्रणाली थी और बंगाल या दूसरे क्षेत्र में ज़मीन नापने की दूसरी प्रणाली थी। आप अगर नाम याद नहीं रख सकते तो, ठीक है। तो फसलों के उत्पादन के अनुसार जो है अलग अलग होता था। कहीं पे गेहूँ, जौ, धान, दालें, चना आदि होती थी। उस टाइप पे गन्ना भी होता था, मक्का भी होता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को आलू, टमाटर या ऐसे सब्जियों की कोई भी जानकारी नहीं थी। तो वो लोग करते थे, कृषि का उत्पादन करते थे। तो सिंचाई का उस टाइम पे बहुत महत्व था, इसमें बताया गया उस समय सिंचाई का बहुत महत्व था। सौराष्ट्र जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पे एक सुदर्शन नाम की एक झील थी जिसे तड़ाग बोलते थे पहले। वो मौर्य काल के दौरान में बनी हुई थी, लेकिन वो फिर क्षतिग्रस्त होगी। तो फिर उसकी उन्होंने मरम्मत कराई गुप्त शासकों ने, और जो खराब हो गई थी उसको दोबारा, जो सौराष्ट्र का जो नियंत्रक था उसने दोबारा उसको ठीक करवाया, और कई बार उसको ठीक करवाया ताकि लोग जो है सिंचाई कर सकें। तो जंजीरों के द्वारा पानी जो है नीचे से उसमें बर्तन बांधे हुए थे और चैन लगातार चलती रहती थी, ऐसे जंजीर, और पानी बार बार बाहर निकल के नीचे से आता रहता था। इस तरीके से सिंचाई की जाती थी। इसको बोलते थे घटी। घटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जो बर्तनों का, अर्घट, ठीक है। तो ये कई बुकों में इसके बारे में
पुस्तकों में ये बताया गया है कि घटी यंत्र के द्वारा क्या है सिंचाई की जाती थी। ठीक है, एक चैन बंधी रहती थी, उस पर बर्तन लगे रहते थे, नीचे से भर के आएंगे, बाहर जो है उलट जाएंगे। ठीक है, तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये तो सब नॉर्मल चीज़ें आप नहीं कर सकते उस टाइम किस तरीके से। तो किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजाओं की कोशिश थी कि वो उनको सिंचाई के साधन उनको उपलब्ध करवाए, लेकिन फिर भी वर्षा के रूप के ऊपर जो है किसान ज़्यादा वो थे, डिपेंड थे। आज भी ऐसे है जिनके पास जो है ट्यूबवेल या नहीं है, वो भी मैक्सिमम जो है या तो पड़ोसी से काम चलाते हैं या फिर ऊपर की होने वाली बारिश के ऊपर उनका वो होता है। ठीक है, लोग जो है भूमि उस टाइम पे खरीदना शुरू कर दिए, खरीद के दूसरों को देना, ब्राह्मणों को भेंट करना। किसको करना? ब्राह्मणों को भेंट करना। तो वो अच्छा समझा जाता था उस टाइम पे कि भाई मैंने इतनी भेंट कर दी, उसको बड़ी नज़र से देखा जाता था। तो वो उस टाइम पे भूमि जो इस प्रकार की भूमि जैन और बौद्ध मठों को भी दान में देनी शुरू कर दी। केवल खरीदना और दान करना, धार्मिक लोगों को भूमि दान में भेंट देना एक सामान्य प्रथा बन गई। क्या बन गई है? ये काफ़ी बड़ी बात है। धार्मिक जो लोग थे, मैंने ज़मीन आपको इतनी दे दी भाई, एक प्रथा बन गई, मैंने इतनी दे दी भाई दान में, धार्मिक कार्य में। तो उससे क्या है, अधिकारीगण जो था किसी न किसी रूप में, जो शासकों की सेवा में लगे थे, वो भी अपनी नौकरी कर रहे, तो भाई हमें इतनी ज़मीन दे दो राजा से, वो भी ज़मीन लेने लगे। तो इस तरीके से बड़ी तेज़ी से जो है ये भूमि दान देने वाला सिस्टम चालू हो गया, जिसके कारण भूमि को प्राप्त करने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और खेतीबाड़ी के कार्य, वो खेतीबाड़ी तो खुद करते नहीं थे, भूमि ले ली और दूसरों को लगा के रखते थे, छोटे मोटे गरीब आदमियों को। ठीक है, तो ये इसका जो परिणाम हुए वो बहुत भयंकर हुए फिर। ठीक है, और समाज में जो है ऊंच नीच की भाव ज़्यादा आ गई। कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीनें होंगी, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, और ये जो है उत्पत्ति उच्च स्वामित्व हो गया वहाँ पे। ठीक, तो उच्च सवर्ण के साथ होने के कारण उच्च आर्थिक और सामाजिक दर्जा प्राप्त हो गया। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो गए उनको उच्च आर्थिक और सामाजिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो भूमि दान में दिया जाता था, गुप्त वो अभिलेखों में मिला हुआ कि ऐसे नहीं कि भूमि ऐसे ही बोले कि दान में दे दिया जाता था। जैसे ग्रामीण, कुटुंबिका, महत्तर आदि ग्रामीण भूमि का अधिकार था उनका पास, लेन देन सब लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक, तो जो भूस्वामियों की जब तुलना करते हैं तो कृषकों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, खराब स्थिति है उस टाइम पे। इतिहासकारों का मानना है कि जो भूमि दान की जो प्रथा थी उसके कारण ये सब बर्बाद हुआ है, काफ़ी स्तर उनका जो है नीचे गिर गया और छोटे छोटे किसान रह गए। और जो छोटे किसान थे उनको बोलते थे कृषि बाल, कृषक, ठीक है, किन्नस, इन नामों से उनको पुकारा जाता था। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ही निम्न थे। ठीक है, तो और उनकी दूसरों की ज़मीन पे वो खेती करने लगे और उसका एक भाग जो है उनको देने लगे, जिसको आजकल अब बटाई बोलते हैं, या बोला भाई मेरी ज़मीन पे कर ले, आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे कर हो जाता है, या 2 हिस्से तेरे 5 हिस्से मेरे, ऐसे करके हो जाता था। तो दासों जैसी हालत उनकी हो गई और घर महिला दासों को भी रखने लगे वहाँ पे और उनके साथ क्रूरता जैसा व्यवहार करते थे, जैसे कामसूत्र में बताया है। जो उनके जो मालिक थे, जो महिला दास हैं, उनको बहुत टॉर्चर करते थे गुप्त काल में ही लिखा गया है। ठीक है, तो महिला दासों का उत्पीड़न होता था उस टाइम पे। क्या होता था? उत्पीड़न होता था। तो समाज में इतनी ऊंच नीच हो गई उस टाइम पे कि महिलाएं जो थी और जो दास थी उनका क्या होता था, उनके स्वामी जो थे उत्पीड़न किया करते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं बुक्स के अंदर, और कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें पहले से कैसे चली आ रही हैं, उस टाइम पे लोग कैसे अपने जीवन यापन करते होंगे और कितना दुख भी उन्होंने झेला होगा। तो प्लीज़ यार, ये चीज़ें हम हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले क्या लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत किया होगा, उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम या कितने खुश रहते होंगे, इन सब चीज़ों का हालत को हम जान सकते हैं। तो किसान की हालत क्यों ख़राब हुई, साधारण किसान की हालत क्यों ख़राब हुई, उसके और भी कारण थे। छोटे छोटे राज्य बन गए और जो शासक होते थे जनता को कृषि कार्यों में भाग नहीं लेते थे।
क्या थे जो राजा होते थे वो कृषि कार्यों में कभी भी भाग नहीं लेते थे, बस दान दे दी और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को सब ज़मीनें दे दी, ब्राह्मणों को ज़मीनें दे दी दान में, और उससे क्या है एक ऊंच नीच की भावना जो है वो, असमानता जो है वो पैदा होगी। ठीक है, और खेती बाड़ी उन्होंने करना नहीं, दूसरों से कराना, फिर उनका टॉर्चर करना, क्योंकि भाई वो तो बड़े आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो तो काम करेंगे नहीं, नीचे वालों को रखेंगे। तो खेती बाड़ी में जो भार उनके ऊपर आ गया और मिलना बेचारों को कुछ है नहीं, और कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और जिससे जो है उनकी हालत और ज़्यादा दयनीय होगी। कुल मिलाकर कि साधारण किसान की दशा बिगड़ गई। तो ये कृषि के क्षेत्र की बात होगी। तो दस्तकारियों और जो दूसरे उत्पादन और व्यवहार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो घरेलू काम में आने वाले मिट्टी के बर्तन, असबाब होगी, टोकरियाँ बनाने वाले होंगे, औजार बनाने वाले होगी, वो विलासिता के कोई भी चीज़ उस टाइम पे नहीं मिली है। लेकिन जो सोना चांदी, जो बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की बनी चीज़ें, ये रेशम के कपड़े, ऐसी ऐसी चीज़ महंगी चीज़ें है वो संपन्न लोग, जो बड़े बड़े लोग उस टाइम पे थे वो यूज़ किया करते थे, और वो जो है बिजनेस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिलते थे, इस व्यापार की मदद से मिलते थे वो। ठीक है, विलासितों की वस्तुएं नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली उस टाइम पे। अलग अलग श्रेणी के जो उस टाइम पे दस्तकार होते थे, अक्षौम और पट वस्त्र, जो सूती वस्त्रों का उल्लेख है। ठीक है, गुजरात को छोड़कर कुछ लोग जो है मालवा में आके बस के जो कपड़े बनाने वाले थे, रेशम के कपड़े बनाने वाले थे, ये जो है कुछ बुक्स के अंदर में ऐसा लिखा हुआ हमें मिला है। ठीक है, तो जो खुदाई से जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं, जब उनका अध्ययन किया गया, तक्षशिला, मथुरा, राजघाट, पाटलिपुत्र, तो जो खुदाई की जो मर्त भांड है, यानी कि जो बर्तन हैं और पत्थर मालाएं, जो चीज़ें मिली हैं, दस्तकारी जो उन पे हुई है, वो गुप्त काल के बारे में जानकारी देती हैं। शंख और कुशाण की बनी दस्तकारी वस्तुएं भी पाई गई वहाँ पे। तो दस्तकारी का ऐसे लगाया जाता था कि गुप्त काल में दस्तकारी का कुछ ह्रास हुआ है, कम हुआ है। गुप्त काल में क्या हुआ, दस्तकारी का ह्रास हुआ पहले की अपेक्षा। तो इन सब चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन अभी संभव नहीं है, लेकिन ऐसे देखने में जो खुदाई से प्राप्त हुआ है कि लगा है कि दस्तकारी का उस टाइम पे कुछ हरासमेंट हुआ है, कुछ कम हुआ पहले की अपेक्षा। तो उसके बाद व्यापार के माध्यम से वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिण, रोम तक का जो साम्राज्य है, उधर से छोटे मोटे रास्तों से होते हुए यहाँ तक जो है अंदर तक, देश के अंदर तक कुछ चीज़ें आती थी। व्यापारिक मार्ग जो थे वो सेटअप हो चुके थे और गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने, कुषाणों ने जो है एक विशेष टाइप के जो सिक्के जारी किए थे सोने के, वो विशेष दस्तकारी के नमूने थे। चांदी, तांबे और शीशे के भी सिक्के बने थे। तो बंगाल में हर जगह पे जो है नगर श्रेष्ठ या सारवाहक, कहने का मतलब कुछ व्यापारिक समूह होते थे। अलग अलग सिटी में कुछ व्यापारिक समूह होते थे, उनकी मोहरें मिली हैं, उनकी एक जनसंख्या होती थी, व्यापारिक समुदाय होता था। तो ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और नागरिक व्यवस्था में भी लिखा हुआ है। वो अलग अलग जगह से जो है बिजनेस करते थे, वो विशेष समुदाय के महत्वपूर्ण माने जाते थे वो लोग। ठीक है, तो किसी भी दस्तकारी व्यापारियों को सुविधापूर्वक चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। उस संगठन को क्या बोलते थे, श्रेणी बोलते थे। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है वर्ड, श्रेणी। तो अलग अलग श्रेणियाँ होती थी, उनके रीति रिवाज अलग होते थे। उनसे आशा की जाती थी कि उन्हीं जो नियम कानून दिए गए हैं उन्हीं को पालन करे, अगर उसको छोड़ देंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका विस्तृत अध्ययन आप आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे बताया कि गुप्त काल में दस्तकारी का जो काम था वो काफ़ी सक्रिय था, और दो तथ्य उसमें हमें याद रखने हैं। कौन कौन से दो तथ्य हैं, वो ये दो तथ्य हमें याद रखने हैं। पहला तथ्य इसमें है, दस्तकार जो लोग थे वो आर्थिक संपन्नता के रूप में पहचान थी। आर्थिक संपन्नता के रूप में उनकी कोई पहचान नहीं थी जो दस्तकारी का काम करते थे। ठीक है, जैसे शहर में सुनार हो गया और उसका परिवार हो गया, गांव के टोकरे बनाने वाला हो गया कोई,
उनके बीच में काफ़ी अंतर था। धर्मशास्त्रों से ये स्पष्ट होता है, जिसमें ब्राह्मणों ने लिखा है। किसने? धर्मशास्त्रों से हमें क्या मिला है? कुछ स्पष्ट होता है जो ब्राह्मणों ने लिखा है। इसमें लिखा है बुक के अंदर, धर्मशास्त्रों में दस्तकारों के अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड था, जिस उनका स्थान ब्राह्मण, कायस्थों और वैश्यों से नीचे रखा गया था। दस्तकारों को किन से? इन तीनों चीज, ब्राह्मण, फिर कायस्थ, फिर वैश्य, उसके बाद उनको उनके से भी नीचे रखा गया है। तो जो दस्तकार जो उनसा काम करता था वो उसकी जाति हो जाती थी। क्या हो जाती थी? उसकी वो जाति होती थी। जैसे बर्तन बनाने वाला है तो वो कुम्हार जाति का बन गया, बना देते थे उसको। अगर कोई सोने का काम कर रहा है तो वो सुनार हो गया, तो सुनार जाति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ऐसे जो जिस काम को कर रहा है वो उसी की जाति की उत्पत्ति माना जाता था। तो दस्तकारी को काफ़ी नीचे दर्जे पे वहाँ पे उस टाइम पे रखा गया था। दूसरी जो बात है वो है, दस्तकारी जो है उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, कम होना प्रारंभ हो गया, ह्रास शुरू हो गया उनके काल में। इतिहासकारों का मानना है कि नगरों और शहरों का भी पतन होना शुरू हो गया है। समाज की जो निर्भरता होगी वो कृषि उत्पादन पर अधिक होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी कुछ जानकारी आगे की इकाइयों में हम पढ़ेंगे। तो मैं अगली वीडियो भी जल्दी लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करो वीडियोज़ को, ताकि आपको जो है अगली जो जानकारी है वो भी टाइम से मिले। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, सिंचाई के बारे में पूछ सकता है कि क्या क्या तरीके उस टाइम पे अपनाए जाते थे, या 5 पंक्तियाँ लिखो, दस्तकारी क्या थी, दस्तकारी उस टाइम पे दस्तकारों को क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो अब हम बात करेंगे गुप्त काल में जो समाज है उसके बारे में। तो समाज जो है, जिस समाज की हम करता है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप जानते ही हैं, ये पहले से ही डिवाइडेशन है। और अधिकारी उनसे जो है या जो कार्य संपन्न करेंगे निर्धारित थे, पहले से काम जो निर्धारित थे और जो उनके अधिकार थे उन्हीं का उपभोग करेंगे, वो बाकी कुछ भी नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। तो आदर्श समाज व्यवस्था समझते थे उस टाइम को इसको, जिसको जो काम दिया है भाई वही करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक, तो आदर्श समाज व्यवस्था समझते थे इस बात को। इसका अर्थ यह हो गया कि कोने कोने में जब भी किसी छोटे राज्य का उदय होता था तो उन मान लिया कोई नया राजा बना, नया राज्य बना कहीं पे, तो उसको आदर्श समाज की व्यवस्था को स्थापित करना था। गुप्त काल में ब्राह्मण लोग राजा के काफ़ी प्रभाव डालते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे क्या था, उन्हें भूमि जो थी वो उपहार में मिलती थी, भूमि उपहार में के रूप में प्राप्त करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उनका इफेक्ट था, राजा के पास रहते थे, राजा को गाइड करते थे, तो उनसे वो भूमि लेते रहते थे। तो राजा अधिकारियों को न केवल ब्राह्मणों को व्यक्तिगत स्तर पर भूमि का उपहार भेंट किया, बल्कि ब्राह्मणों के बड़े समूहों को दूर दराज के क्षेत्रों में बसाया। उनको कुछ जो है दूर के क्षेत्र बनाए उनको, और वहाँ पे जो उनको इकट्ठा बड़े बड़े समूह उनके ब्राह्मणों के बना दिए। तो वह उनकी बस्तियों को क्या बोलते थे? ब्राहदेव, अग्रहार कहा जाता था। उनकी बस्तियों को क्या बोलते थे? ये याद रखने वाली चीज़ें भाई, ब्राहदेव और अग्रहार कहा जाता था। वहाँ नीची जाति वाले को जाना माना था। उनको वर्ण विभाजित किया हुआ था ना, तो फैलना प्रारंभ कर दिया है। जो वर्ण वाला जो व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था फैलना वहाँ पे लोगों के बीच में उस टाइम पे शुरू हो गया। आदर्श व्यवस्था इसको कहते थे वो लोग। वर्ण व्यवस्था का विचार निश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसा समझा जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, सब जो है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और आदर्श जो समाज है, जो डिवाइडेशन वाला है, उसको मूलभूत अंतर वही था सबके बीच में। धर्मशास्त्रों जो ब्राह्मणों ने अभिलेख किया है, जातियों की उत्पत्ति के संबंध में झूठी व्याख्याएं प्रस्तुत की। जो धर्मशास्त्र जो बने हुए हैं, जो ब्राह्मणों ने उस टाइम पे लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी बड़ी बात लिखी हुई है। तो जातियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने झूठी व्याख्याएं बनाई है कि ये जाति ऐसे बनी, ऐसी बनी। तो जाति व्यवस्था जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और क्योंकि जो है ये सब मेरे ख्याल से मैं इसमें नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि इसमें लिखा है कि जातियों की उत्पत्तियों के संबंध में झूठी व्याख्याएं प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि बहुत सी जातियों और गुटों की उत्पत्ति बहुत से वर्णों के आपसी संकरण से हुई है।
एक वर्ण है, दूसरे वर्ण के साथ शादी कर लिए तो तब नई जाति का उत्पन्न हुआ, ऐसा उनका कहना है। आपस में जो विवाह के जो काम हुए उससे जो है एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। जो कबीले होते थे, झूठी व्याख्याएं प्रदान की, ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया, ठीक है। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, दरिद्र बात की गई है कि अर्थात दरिद्रता के जब व्यवहार अपधर्म की बात की गई है। किसकी? धर्मशास्त्रों में अपधर्म की बात की गई है, अर्थात दरिद्रता के समय जो व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी जटिल सामाजिक संरचना मेरे ख्याल से हो गई, जाति व्यवस्था काफ़ी बन गई, आदर्श समाज व्यवस्था काफ़ी बन गई, तो ये व्यवस्था काफ़ी जटिल होगी, ठीक है, काफ़ी जटिल सिस्टम वहाँ पे बन गया और सामाजिक गुट वहाँ पे बन गए समाज के अंदर, ठीक है। अलग अलग देश प्रदेश में जो समाज व्यवस्था थी वो भिन्न भिन्न थी फिर भी उस समय में। तो ये जो 3-4 चीज़ें यहाँ पे लिखी है इनको काफ़ी याद कर लेना है। इसमें देखो, ब्राह्मणों को पहचान समाज के सर्वश्रेष्ठतम वर्ग के रूप में की, ठीक है। वो संस्कृत भाषा को बोलते थे, धार्मिक अनुष्ठानों को करते थे, सत्ता पक्ष राजा के निकट रहते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों को क्या था उस टाइम पे संरक्षण प्राप्त था विद्वान होने के कारण, और आर्थिक रूप से वो बिल्कुल संपन्न थे और सम्मानित थे, पहली बात ये। दूसरी बात, सामाजिक तौर पर 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। परंतु बहुत से गुट ऐसे थे जिनको जो है योजना से बाहर कर दिया गया था। किससे बाहर कर दिया? योजना से बाहर कर दिया गया था। उनको अछूत बोलते थे, अत्यज बोलते थे, अशुद्ध माना जाता था उनका छूना, ठीक है, अशुद्ध हो गए उनके छूने से। तो उच्च जो वर्ण के लोग थे उनके इलाकों में अब उनके जाना जो था वो मना था। कितना जो समाज में डिस्टर्बेंस था उस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे चंडाल या चर्मकार जैसे जो गुट थे उनको अपवित्र माना जाता था, जाति व्यवस्था से भी उनको बाहर रखा था, ठीक है। और उनको जो है जो बड़ी जाति हैं कुछ और जो एरिया डेवलप कर दिए उनके अंदर भी जाना उनका मना था। तो क्योंकि हर चीज़ से उनको बाहर करते थे वे बेचारे हमेशा के हमेशा गरीब बने रहते थे, ठीक है। जो महिला है उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। जो वाकाटक की रानी थी उसके पास तो काफ़ी शक्तियाँ थी, लेकिन जो दूसरी महिलाएं हैं उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण ग्रंथों में महिलाओं के अनुसरण करने योग्य नियमों का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, और आशा की जाती कि ऐसे ही अनुसरण करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, ऐसा कि महिलाओं को कैसे अनुसरण करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनको आदर्श पत्नियां और माताएं बन के रहना है, ठीक है। और सब उनकी जो सामाजिक स्थिति थी महिलाओं की वो शूद्रों के समकक्ष ही माना जाता था, महिलाओं को काफ़ी नीचा समझा जाता था, ठीक है, शूद्र मानते थे उस टाइम में महिलाओं को। ये काफ़ी खतरनाक सोच आई थिंक है, आई डोंट लाइक यार इस चीज़ को, सॉरी। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों को लगातार भूमि दान में दिया गया और इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मण महिलाओं को कभी भी भूमि प्रदान की गई हो, ऐसा नहीं लिखा गया है कि कहीं जो ब्राह्मण महिला है, ब्राह्मणों को तो दान दी जाती थी भूमि, लेकिन महिला ब्राह्मण को कहीं पे दान दी गई हो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी उस टाइम पे। तो सामाजिक जीवन का दूसरा पक्ष है कि जो लोग जो शहरों में रहते थे वो संपन्न समझे जाते थे, जो गांव में रहते थे वो वैसे ही समझे जाते थे, वो कामसूत्र में, ठीक है। तो ये समाज में ऐसा काफ़ी चेंजमेंट है। वात्स्यायन ने जो कामसूत्र नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें नगरों में आने वाले लोग जो है शांति से जीवन अपना व्यतीत करते थे, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आप क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में गुप्त काल में आप लिख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आज ये समझाई है। अब लास्ट बच गया है इसमें संस्कृति के बारे में बताना। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है पर ये चीज़ें आपको बतानी भी ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम लिखना है, लिखते लिखते काफ़ी बड़ा भी लिखना है। हर चीज़ आपको एज ए
कहानी के तौर पे पता होनी चाहिए। कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट है, याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो उसको एज ए सिंपल भाषा में आपको लिख देना। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सेम टू सेम लिखना, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब संस्कृति के बारे में बात करते हैं। स्वर्ण युग कहा जाता है उस टाइम को, गुप्त काल को। वहाँ पे क्योंकि वस्तुकला, भाषा और साहित्य की महान उपलब्धि थी। ऐतिहासिक काल में विशेष रूप से भारतीय इतिहास की दृष्टि से कलात्मक अभिव्यक्ति प्रभावशाली महत्वपूर्ण उल्लेखीय प्रस्थान के रूप में है। ये 15 इकाई में भी हम उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। दृष्टिकोण को देंगे, रचनात्मक उत्साह, सुंदरता, गहरी जागरूकता को दर्शाता है। झांसी जो जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारे उस टाइम पे मंदिर बने उनके अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, कानपुर में हो गया, तिगावा में हो गया, जबलपुर में, सतना में हो गया विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर। मूर्ति कला का वो अद्भुत नमूने हैं, उनमें जो है उनकी कला को दिखाया गया है। उस टाइम पे जो है पत्थर को काट कर, तराश कर, जो जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया गया है, एक नया सिस्टम उस टाइम पे शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे मंदिर बनने, उनकी नक्काशी करना, ये सब गुप्त काल से प्रारंभ हुआ और ये आगे भी धीरे धीरे ये चलता रहा। तो मध्यकाल तक मंदिर निर्माण चलते रहे। तो संस्कृत जो था वो मेन भाषा के रूप में उस टाइम पे होता था। दरबारा या अधिकारी जो थे वो संस्कृत भाषाओं का यूज करते थे। जो शिलालेख लिखते थे वो भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। जो पाली है और प्राकृत, इन भाषाओं को बोलने में यूज की जाती थी ये भाषाएं। तो इनका कुछ ना कुछ ह्रास हुआ उस टाइम पे। पहले क्या था, संस्कृत को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन इनके टाइम में दोबारा फिर जो है इसको यूज किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और जो दूसरे धर्म के भी लोग थे, जैसे बौद्ध थे ना, उन्होंने भी संस्कृत भाषा में अपने जो है संस्कृत भाषा में अपना काम करना शुरू कर दिया। जो नाटककार थे, व्याकरण करने वाले थे, पंडित थे। तो महाभारत और ये जो रामायण है उसी टाइम में 4वीं और 5वीं शताब्दी सी के दौरान के माने जाते हैं। जो चंद्रगुप्त के में जो दरबार थे, वो लेखक थे, वो सब संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। अभिज्ञान जैसे कालिदास ने लिखा, जितनी भी चीज़ें वो सब क्या थी, संस्कृत में थी। आर्यभट्ट ने भी जितना लिखा, त्रिकोण, बीजगणित, अंकगणित, वो सब क्या थे, संस्कृत में थी। तो संस्कृत को उस टाइम पे काफ़ी बढ़ावा दिया गया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से, और लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। और इसमें से पक्का एक 10-15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई इसको पक्का करना है। और मैंने इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्दी लेके डालना हूँ। आप जो है प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको अगली न्यूज़ से रिलेटेड अगले जो इम्पोर्टेंट नॉलेज या कोई भी नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। थैंक यू।